नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सपना होम स्कूलिंग चैनल में। आज हम 10वीं कक्षा हिंदी का जो दूसरा पाठ है दो लघु कथाएं उसका स्वाध्याय लिखने वाले हैं। अगर आप नए हो इस चैनल को तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। मेरा नाम है सपना और मैं पुणे जिले से हूँ। आप कौन से जिले से हमारा वीडियो देख रहे हैं हमें ज़रूर बताइएगा। श्रवणीय में सबसे पहला प्रश्न है, बालक बालिकाओं से संबंधित कोई ऐतिहासिक कहानी सुनकर उसका रूपांतरण संवाद में करके कक्षा में सुनाइए। तो यहाँ पे हमें देखिए इस तरीके से लिखना है। शिक्षिका, नमस्ते बच्चों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सीखने योग्य कहानी सुनेंगे जो एक बालिका के जीवन से जुड़ी है। क्या तुम तैयार हो? छात्रा, हाँ शिक्षिका। शिक्षिका, ठीक है, तुम्हारी कहानी आज सुनी जाएगी आनंदीबाई गोपालराव जोशी की। छात्रा, कौन थी यह आनंदीबाई शिक्षिका? शिक्षिका, अच्छा प्रश्न है। आनंदीबाई गोपालराव जोशी भारतीय समाज के इतिहास में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थी। वह बचपन से ही अत्यंत उत्साही और पढ़ाई में रुचिवान थी। छात्रा, कहानी में क्या हुआ था? शिक्षिका, अच्छा, आनंदीबाई को बाल विवाह करना पड़ा था, जो उस समय भारत में सामाजिक परंपरा थी। लेकिन उनकी पढ़ाई का इतना प्यार था कि उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अपने योगदान का संकल्प लिया। छात्र, फिर क्या हुआ? शिक्षिका, आनंदीबाई ने बच्चों के लिए स्कूल शुरू किया और वह स्वयं भी एक शिक्षिका बनी। उन्होंने समाज को शिक्षा के महत्व के बारे में जागरूक किया और विशेषकर बालिकाओं को शिक्षित बनाने का संकल्प लिया। छात्र, वाह शिक्षिका, वह तो बहुत ही सुंदर कहानी है। शिक्षिका, हाँ, यह एक अद्भुत कहानी है जो हमें सिखाती है कि किसी भी समस्या या सामाजिक प्रतिबंधन के बावजूद अगर हमारी आत्मा में उत्साह और आत्मविश्वास है तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। छात्रा, धन्यवाद शिक्षिका, इसे सुनकर हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। शिक्षिका, मुझे खुशी है कि तुम्हें यह कहानी पसंद आई। यह हमें यह दिखाती है कि शिक्षा का महत्व हमारे जीवन में कैसे बदल सकता है। लेखनीय में पहाड़ों पर रहने वाले लोगों की जीवन शैली की जानकारी प्राप्त करके अपनी जीवन शैली से उनकी तुलना कीजिए, करते हुए लिखिए। उत्तर, पहाड़ों में रहने वाले लोगों की जीवन शैली अत्यंत अनूठी और समृद्धि से भरी होती है। इस जीवन शैली को अपनाकर हम अपने जीवन को और भी सामंजस्यपूर्ण बना सकते हैं। एक, सांस्कृतिक ऋचा। पहाड़ों में रहने वाले लोग अपनी सांस्कृतिक ऋचा को बहुत उच्च मानते हैं। उनका जीवन उनकी पारंपरिक सांस्कृतिक मूल्यों का आदान प्रदान करता है, जिससे उन्हें सामाजिक एकता और गरीबी की भावना होती है। दो, साहसिक जीवन शैली। पहाड़ों में रहने वाले लोगों का जीवन साहसिक होता है। वो अपने कठिन परिस्थितियों का सामना करने में सक्षम होते हैं और उनमें से कभी हार नहीं मानते। इस साहसिकता को अपने जीवन में शामिल करने से हम भी अपने लक्ष्य को प्राप्ति में सक्षम हो सकते हैं। 3, प्राकृतिक सांगित्य। पहाड़ी क्षेत्रों में सुरम्य प्राकृतिक सौंदर्य है और यह लोगों को प्राकृतिक सांगित्य से जोड़ कर देता है। इससे हम भी अपने आसपास की प्राकृतिक सौंदर्य और महसूस करने में अपने जीवन को संतुलित बना सकते हैं। 4, जैव विविधता के साथ संबंध। पहाड़ों में रहने वाले लोग जैव विविधता के साथ बहुत घनिष्ठ होते हैं। उनका जीवन जंगलों, नदियों और पहाड़ियों क्षेत्रों के साथ मिलकर चलता है, जिसमें हम भी प्राकृतिक संरक्षण में अपने योगदान दे सकते हैं। 5, सामुदायिक जीवन। पहाड़ों में लोग सामुदायिक जीवन को महत्वपूर्ण मानते हैं, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं। हमें भी अपने समुदाय के साथ सामंजस्य और सहयोग का एहसास करना चाहिए। इस प्रकार पहाड़ों में रहने वाले लोगों की जीवन शैली हमें बहुत सी सीखें देती है जो हम अपने जीवन में अपना सकते हैं और उसे और भी संवेदनशील बना सकते हैं। पठनीय, अपनी पसंद की कोई सामाजिक ई बुक पढ़िए। मित्रों, आप अपनी पसंदीदा कोई भी पुस्तक पढ़ सकते हैं। नीचे कुछ अच्छी सब पुस्तकें के नाम लिखे हैं। समाजशास्त्र, लेखक हरिवंश राय बच्चन। समाजशास्त्र, सिद्धांत और आवश्यकताएं, लेखक रवि कुमार। समाजशास्त्र, सिद्धांत और यथार्थ, लेखक महेश वर्मा। समाजशास्त्र एक परिचय, लेखक सुनील कुमार। भारतीय समाजशास्त्र, विचार और प्रक्रिया, लेखक रविंद्रनाथ। संभाषणीय, शहर और महानगर का यांत्रिक जीवन विषय पर बातचीत कीजिए। शिक्षिका, नमस्ते बच्चों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और रोचक विषय पर चर्चा करेंगे, शहर और महानगर का यांत्रिक जीवन। क्या तुम समझते हो कि शहरों में जीवन कैसा होता है? छात्र 1, शहर में जीवन बहुत ही तेज रहता है। यहाँ बहुत सारी गतिविधियाँ होती है और सब कुछ बहुत तेज चलता है। छात्र 2, हाँ, और ट्रैफिक भी यहाँ बहुत ही भरा पूरा होता है। लोग रात रात भर काम करते हैं और दिन भर ट्रैफिक में उलझे रहते हैं। शिक्षिका,
बहुत सही। शहरों में जीवन की ये तेजी और भर भर चलने वाले पहलों के बारे में हम कुछ और बातचीत करें। जीवन की इस तेज गति के में कैसे लोग अपने काम काज और परिवार का संभालते हैं। छात्र 3। शहरी लोगों के पास बहुत सारी सुविधाएं होती है, लेकिन वह अपने काम के चक्कर में बहुत ही व्यस्त रहते हैं। उनका जीवन अधिकांश ऑफिस और व्यापार के आसपास ही घूमता रहता है। छात्रा 4। और इसमें एक और बात है कि शहरी लोगों का समय बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए वे तेज जीवन शैली में रहकर अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए मेहनत करते हैं। शिक्षिका, बहुत सही बातें कही है तुमने, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि शहरी जीवन में कुछ चुनौतियां भी हैं? छात्र: हाँ, शहरी जीवन में एक बड़ी चुनौती यह है कि लोग बहुत ही तनावपूर्ण होते हैं, क्योंकि वह अपने समय की कमी के चलते परिवार से अलग रहते हैं। छात्र 2। और फिर यहाँ प्रदूषण भी बहुत बड़ी समस्या है। वाहनों और उद्योगों से होने वाले वायु प्रदूषण की वजह से हमें जीवन जीने में कई समस्याएं हो रही है। शिक्षिका, तुम दोनों ने बहुत ही अच्छी तरह से पर बातचीत की है। इसमें हम शहर और महानगर के आंतरिक जीवन की समझ को और भी बढ़ा सकते हैं, इसे और बढ़ाते हैं और इस बारे में और जानते हैं। सूचना के अनुसार कृत्या कीजिए। संचार पूर्ण कीजिए। गर्मी की विशेषताएं: लू चलना, भीषणता, अंगारे से तपन और उमस होना। उत्तर लिखिए। मौसम ऐसा था, लिजलिजा, घुटन भरा। कारण लिखिए। युवक को पहले नौकरी न मिल सकी। उत्तर: युवक को पहले नौकरी न मिल सकी क्योंकि हर जगह भ्रष्टाचार, रिश्वत का बोलबाला था। 2. आखिरकार अधिकारियों द्वारा युवक का चयन कर लिया गया। उत्तर: आखिरकार अधिकारियों द्वारा युवक का चयन कर लिया गया क्योंकि भीतर बैठे अधिकारियों ने गंभीरता से विचार विमर्श करने के बाद युवक के सही उत्तर की दाद दी थी। कृति पूर्ण कीजिए। लेखक के मन परिवर्तन के कारण: पहाड़ों पर घूमते हैं, हजारों रुपए खर्च करना, अच्छे होटल में रुकना, बड़ी दुकानों में दाम पूछे बिना खर्च करना, पहाड़ों पर घूमने में 1000 रुपए खर्च करना। प्रवाह तालिका पूर्ण कीजिए। लोग रिश्वत देकर ये लाभ उठाते हैं: रुके हुए कार्य करवाना, दबी हुई फाइलें निकलवाना, टलती हुई पदोन्नति करवाना, रोकी हुई नौकरी प्राप्त करना। अभिव्यक्ति: भ्रष्टाचार एक कलंक विषय पर अपने विचार लिखिए। उत्तर: भ्रष्टाचार का अर्थ है दूषित आचार या जो आचार बिगड़ गया है। आज हमारे जीवन के हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार व्याप्त है। आए दिन नेताओं के भ्रष्टाचार के समाचार आते रहते हैं। भ्रष्टाचार के आरोप में कितने नेता जेल काट रहे हैं, ये जनता के पैसे हड़प कर रहे हैं, पर इन्हें शर्म तक नहीं आती। आज हमारे देश में तेजी से भोगवादी संस्कृति फैल रही है। लोगों में रातों रात धनवान बनने की लालसा जोर पकड़ रही है। चारों ओर धन बटोरने के लिए धोखाधड़ी, छल कपट किए जा रहे हैं। अपनी भौतिक समृद्धि बढ़ाने के लिए लोगों में भ्रष्टाचार और शिष्टाचार बना लिया है। छोटे से छोटे काम के लिए लोगों को रिश्वत का सहारा लेना पड़ता है। शिक्षा का पवित्र क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं रह गया है। लोगों में देशभक्ति और कर्तव्यनिष्ठा की भावना घटती जा रही है। भ्रष्टाचार राष्ट्रीय जीवन के लिए अभिशाप बन गया है। हमें आत्मनिरीक्षण करने की आवश्यकता है। भ्रष्टाचार एक कलंक है, इस कलंक को मिटाना जरूरी है। हम सबको इसके लिए निष्ठापूर्वक कार्य करने की जरूरत है। भाषा बिंदु प्रश्न 1। अर्थ के आधार पर निम्न वाक्य में भेद लिखिए। क्या ऐसा पैसा कमाने के लिए गलत रास्ता चुनना उचित है? प्रश्नवाचक वाक्य। इस वर्ष भीषण गर्मी पड़ रही थी। विधानवाचक वाक्य। आप उन गहनों की चिंता न करें। निश्चयवाचक वाक्य। सुनील, जरा ड्राइवर को बुलाओ। आज्ञावाचक वाक्य। आपने समय के लेखकों में आप किन्हें पसंद करते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य। सैकड़ों मनुष्य ने भोजन किया। विधानवाचक वाक्य। हाय, कितनी निर्दयी हूं मैं। इसमें अधिबोधक वाक्य। काकी उठो, भोजन कर लो। आज्ञावाचक वाक्य। वाह, कैसी सुगंध है। इसमें अधिबोधक वाक्य। 10। तुम्हारी बात मुझे अच्छी नहीं लगी। निषेधवाचक वाक्य। प्रश्न 2। कोष्टक की सूचना के अनुसार निम्न वाक्यों में अर्थ के आधार पर परिवर्तन कीजिए। 1। थोड़ी बातें हुई। निषेधार्थक वाक्य। उत्तर: थोड़ी बातें नहीं हुई। मानू इतना ही बोल सकी। प्रश्नार्थक वाक्य। उत्तर: क्या मानू इतना ही बोल सकी? मैं आज रात का खाना नहीं खाऊंगा। विधानार्थक वाक्य। उत्तर: मैं आज रात का खाना खाऊंगा।
4, गाय ने दूध देना बंद कर दिया। इसमें अर्थक वाक्य, अरे गाय ने दूध बंद कर दिया। 5, तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। आज्ञार्थक वाक्य, उत्तर, तुम अपना ख्याल रखो। प्रश्न 3 है, प्रथम इकाई के पाठों में से अर्थ के आधार पर विभिन्न प्रकार के 5 वाक्य ढूंढकर लिखिए। उत्तर, करामत अली इधर 2-4 दिनों से अस्वस्थ था। विधानवाचक वाक्य। 2, इन्हें मरीज से हमदर्दी नहीं होती। निषेधवाचक वाक्य। तो उसकी सजाई से लाठियों से दी गई। प्रश्नवाचक वाक्य। जाओ लक्ष्मी का राशन ले आओ। आज्ञावाचक वाक्य, हे ईश्वर, अगर मेरी दूसरी टांग भी तोड़नी हो तो जरूर तोड़े, मगर इस जगह जहां मेरा कोई न हो। इच्छावाचक वाक्य। प्रश्न 4, रचना के आधार पर वाक्यों के भेद पहचान कर कोष्टक में लिखिए। अधिकारियों के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और उत्सुकता छा गई। सरल वाक्य। हर ओर से अब वह निराश हो गया था। सरल वाक्य। उसे देख देख बड़ा जी करता कि मौका मिलते ही उसे चलाऊं। मिश्र वाक्य। 4, वह बूढ़ी काकी पर झपटी और उन्हें दोनों हाथों से झटक कर बोली। संयुक्त वाक्य। लोटो। 5, मोटे तौर पर 2 वर्ग किए जा सकते हैं। सरल वाक्य। 6, अभी समाज में यह चल रहा है क्योंकि लोग अपनी आजीविका शरीर श्रम से चलाते हैं। संयुक्त वाक्य। प्रश्न 5, रचना के आधार पर विभिन्न प्रकार के 3-4 वाक्य पाठों से ढूंढकर लिखिए। उत्तर, सरल वाक्य, आज से साक्षात्कार के लिए जाना है। 2, अब तक उसके हिस्से में सिर्फ असफलता ही आई थी। 3, रिश्वत भ्रष्टाचार की बहन है। 2, संयुक्त वाक्य, एक, अधिकारियों के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई और उत्सुकता छा गई। 2, व्यक्ति समाज को कम से कम देने की इच्छा रखता है लेकिन समाज से अधिक लेने की इच्छा रखता है। 3, विषमता दूर करने में कानून भी कुछ मदद देता है, परंतु कानून से मनोविचित गुणों का विकास नहीं हो सकता। मिश्र वाक्य। भ्रष्टाचार एक ऐसा कीड़ा है जो देश को घुन की तरह खा रहा है। 2, वह जानता था कि यहाँ भी उसका चयन नहीं होगा। 3, संपत्ति तो वह चीजों हो सकती है जो किसी न किसी रूप में मनुष्य के उपयोग में आती है। उपयोजित लेखन, जल तो कल है विषय पर 80 से 100 शब्दों में निबंध लिखिए। जल है तो कल है। जल हमारे जीवन के लिए एक अभूतपूर्व महत्वपूर्ण संसाधन है। यह हमारी सृष्टि का आधार है और सभी प्राणियों के लिए अत्यंत आवश्यक। जल से जीवन का चक्कर चलता है। यह सतत सबके जीवन का उपयोग होता है। हमें जल से सही तरीके से उपयोग करना चाहिए ताकि हम यह सस्ते, सुरक्षित और परेशानी मुक्त रहे। जल हमारे उत्तराधिकारिता का एक हिस्सा है और हमें इसकी सुरक्षा के लिए समर्पित रहना चाहिए। जल के सही उपयोग से हम अपने बच्चों को एक स्वस्थ और हरित भविष्य का वादा कर देते हैं। जल हमारी खेती, उद्योग और घरेलू उपयोग के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, लेकिन जल संकट के साथ हमें अब इसे सही तरीके से बचाने और पुनः सजीव करने का प्रयास करना होगा। बर्फ, बारिश और समुद्र से हमें पर्याप्त जल मिलता है, लेकिन हमें इसे सही से बचाने का अभ्यास करना चाहिए। जल से जुड़े हमारे अन्य स्रोतों को भी हमें सुरक्षित रखना चाहिए ताकि हमें यह निश्चित हो कि आने वाली पीढ़ियां भी इस सुंदर प्राकृतिक संसाधन का उपयोग कर सके। इसलिए अगर हम जल है तो कल है का पालन नहीं सही ढंग से करेंगे तो हम और हमारे आने वाली पीढ़ियां सब एक सुरक्षित, स्वस्थ और हरित भविष्य का आनंद ले सकेंगे। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये दिया गया QR कोड, अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो दिया गया QR कोड आप स्कैन करके हमें आर्थिक राशि मदद कर सकते हैं और जिसकी वजह से हमारा काम और भी अच्छा हो सकता है। धन्यवाद। अगर आपको कोई भी वीडियो चाहिए हो तो आप हमें कमेंट करके बताइए तो हम इस वीडियो को जल्द से अपलोड कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।